इनको बेसिकली नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, आरएसएस को विपक्षी पार्टियां हजम नहीं। ये संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को कमजोर करना, अपने विपक्षियों को इन कानूनों के माध्यम से उनको तंग करना, जहां पर सत्ता आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो इसमें उन दूसरे मुख्यमंत्रियों को, वहां के मंत्रियों को झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर जेल में डालकर उनकी सदस्यता बर्खास्त करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के संविधान को खतरा है, फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। इसका ये दुरुपयोग करेंगे, विपक्षी पार्टी के लीडरान को ये झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजेंगे। 30 दिन बाद जैसे ही वो जेल, अगर उसको जमानत नहीं हुई तो उसकी ऑटोमेटिकली जो सदस्यता जो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप दिख रहे थे टीवी इंडिया और एक बार फिर से फ्रेम में हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। देश में इसमें संसद में 130वां संशोधन बिल या उस पर चर्चा हुई है, पूरे संसद में हंगामा है। हरनाम सिंह जी हमारे साथ इसमें मौजूद है। सर क्या कहेंगे, जो 130वां संशोधन बिल जो संसद में पेश हुआ उसके बाद पूरा हंगामा मच गया, सपा समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, टीएमसी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है। कारण क्या है सर विरोध का? जबकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही है कि इस बिल के आने से अगर कोई भी अपराधी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको भी हटाया जा सकता है 30 दिन के अंदर। देखिए, संविधान की बड़ी खूबसूरती है कि इस संविधान में जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित ना हो जाए, उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा एक अधिकार बाबा साहब के संविधान में दिया गया है। और इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर आप जिला न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट्स है, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की कोर्ट है। तमाम एक फेजेस वाइज एक पायदान है जिसमें कि हर व्यक्ति अपने अंतिम कगार तक लड़ा जा सकता है। ये जो कानून है ऐसा सरासर लग रहा है क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट जो 11-12 साल उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तंग किया है, जिस तरीके से ईडी या पीएमएमएलए कानून जो बनाया है, जिसमें कि आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर झूठे फूटे आरोप लगाकर उसको बंद कर देते हैं, 2-2 साल तक जमानत नहीं होती और फिर बाद में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चार्जशीट पेश नहीं कर पाती और चार्जशीट भी इतनी कमजोर रहती है कि सैकड़ों बार हाई कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको लताड़ लगाई है कि जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसके एवज में कितने साल तक इनको जेल में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कानून का दुरुपयोग करने का काम सरकार कर रही है और अपने विरोधियों को साजिशनी फंसाने का काम सरकार ने पिछले 10-12 साल में किया है। प्रीवियसली 2 मुख्यमंत्री इन्होंने सिटिंग जो थे वो अंदर किए, एक ने रिजाइन कर दिया था, सोरेन साहब ने, केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के संविधान को खतरा है, फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। इसका ये दुरुपयोग करेंगे, विपक्षी पार्टी के लीडरान को ये झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजेंगे। 30 दिन बाद जैसे ही वो जेल, अगर उसको जमानत नहीं हुई तो उसकी ऑटोमेटिकली जो सदस्यता, जो कि जनता ने उसको चुना है, चाहे वो विधायक चुना है, चाहे वो लोकसभा का सांसद चुना है या राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। बाद में अगर वो जब वापसी बहाल हो जाएगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो वापसी फिर बाय इलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें देश के जो खजाने पर भी बहुत बड़ा खर्च आने वाला है अगर इस तरीके की प्रथा अगर चल गई। लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं सुपर इमरजेंसी जैसा माहौल क्रिएट करने की। देखिए, पिछले 10-12 सालों से तो इस देश में अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल तो लगा ही हुआ है। बार बार ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान को तार-तार करने की बात करते हैं, कभी आरक्षण हटाने की बात करते हैं, कभी वोट चोरी के माध्यम से लोगों को ये SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन कर रहे हैं, कभी NRC की बात करते हैं, कभी CA की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये जिस तरीके से आपसी सौहार्द खराब करने की बात करते हैं, देश में एक तनाव है। मणिपुर का आज हालात देख लीजिए, पिछले 2 सालों से मणिपुर जल रहा है और सरकार बिल्कुल सोए बैठी और प्रधानमंत्री जी का आज तक उस पर एक शब्द नहीं उन्होंने, ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट के बाहर उसको बोला है। तो एक तरीके से ये संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को कमजोर करना, अपने विपक्षियों को इन कानूनों के माध्यम से उनको तंग करना, जहां पर सत्ता आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो इसमें उन दूसरे मुख्यमंत्रियों को, वहां के मंत्रियों को झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर जेल में डालकर उनकी सदस्यता बहाल करना और बर्खास्त करना। और इसके अलावा ये तो वोट की चोरी तो कर ही रहे हैं, साथ में कहीं सरकार बन जाए, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा, अरुणाचल में देखा, गोवा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, तमाम जगह इन्होंने खरीद फरोख्त कर कर रातों रात सरकार गिराई है। रात के 3-3 बजे शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल कर रहे हैं, राज्यपालों को भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी सरकार जो है एक तरीके से अघोषित आपातकाल पूरे देश में इस वक्त लगा हुआ है। तभी राहुल गांधी और पूरा विपक्षी जो दल है वो बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान को बचाना इस वक्त देश के हर नागरिक का परम कर्तव्य है।
क्या ये कहना सही होगा कि इस बिल के आने से केंद्र जो है वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नेताओं को टारगेट करेगा? 100%। अब देखिए, सबसे पहला टारगेट हेमंत सोरेन को किया। आदिवासी समुदाय से आते थे और उन पर बिल्कुल झूठे निराधार मुकदमे लगाए गए। पता नहीं कब का पुराना एक मुकदमा प्लॉट का उन पर लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। चंपाई सोरेन बाद में जब वो आए, जनता की अदालत ने उनको फिर पूर्ण बहुमत से चुना और देखिए आज वो सरकार चला रहे हैं। इनको बेसिकली नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, आरएसएस को विपक्षी पार्टियां हजम नहीं है, जबकि देश की जमहूरियत की खूबसूरती होती थी कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए और सत्ता का बैलेंस रहता है, जनता को उसमें बेनिफिट रहता है कि विपक्ष भी मजबूत हो, पक्ष भी मजबूत हो। आज ये या तो इनको जहां जनता चुन लेती है वहां तो ठीक है, जहां नहीं चुनती वहां विपक्ष को ये टारगेट करते हैं, या तो उनके एमएलए खरीद फरोख्त करके सरकार गिराते हैं, या जितनी पार्टीज अलायंस है उनको तोड़फोड़ करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का तो उदाहरण है, इन्होंने हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन किया, इनेलो खत्म कर दी। इन्होंने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन किया, अकाली दल खत्म कर दी। इन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी और उसके बाद फिर शिवसेना के साथ गठबंधन किया, उनके दो फाड़ कर दिए। तो ये तो जहां जाएंगे वहां वहां अपने जो इनके संगठन है, अलायंस पार्टनर है, उनको खत्म करेगा। अगला नंबर नीतीश कुमार जी का है। जैसे ही इसकी चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी की सीटें नहीं आएंगी और इनकी भी नहीं आएंगी, लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या एजेंसियों को जज बना देना ये संघवाद पे, आपको नहीं लगता कि संघवाद पर हमला है? 100% ये बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है। एजेंसीज में इस देश में द्विपक्षीय प्रणाली है, जो संविधान की खूबसूरती है कि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार के अपने अख्तियार हैं, अपने अधिकार हैं, और राज्य सरकारों के अपने अख्तियार और अपने अधिकार हैं। राज्य सरकार बहुत सारे कानून बनाती है अपने राज्य के अनुसार, अपनी परिस्थिति और अपनी भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार। ऐसी केंद्र सरकार अपने अधिकार और क्षेत्र में काम करती है। लेकिन ये सरकार तो किसी न किसी माध्यम से केंद्र में तो शासन कर ही रही है, और जो विपक्षी राज्यों के जहां मुख्यमंत्री हैं वहां अपने गवर्नर भेज के इस तरीके करते। धनखड़ साहब का आपको ध्यान नहीं कि ममता बनर्जी को उन्होंने कितना परेशान किया, और जितने विपक्षी राज्य वहां देखिए गवर्नर कई महीनों तक बिल पास नहीं करते, विधानसभा का सेशन तक नहीं बुलाते। इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि कली का निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई निर्णय पास नहीं करेगा तो उसे कितने दिन का टाइम दिया जाए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। ये थोड़ी कि इतने इंपॉर्टेंट बिल जो जनता से जुड़े हुए हैं गवर्नर उनको अपने पास रख के बैठा रहेगा। तो ये हमें बिल्कुल संघीय ढांचे को एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या लग रहा है विपक्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा? 100% हम जो हमें अभी हमने तो पार्लियामेंट में देखिए कितने देर इस पे झमाझम बहस भी की और हमने विरोध भी किया, और तमाम जितने इंडिया अलायंस के गठबंधन थे सबने इसका खुलकर विरोध किया, संसद के अंदर भी किया, संसद के बाहर भी किया। और अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अख्तियार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपना बार बार गलत सलत तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर या अपने संख्या बल बहुमत के आधार पर ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को दबाने का कानून बना रहे हैं, तो इन कानूनों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे कि अब की बार जहां जहां इस राज्य सरकारें चुनाव होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी और इनके एलायंसों की सरकार के खिलाफ वोट करे, ताकि ये इस देश के संविधान को बचाया जा सके।